अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं तालीम ज़ोन और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल बॉन्ड और इसकी टाइप्स को, जिसमें आयनिक कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स को डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। सो इसके बारे में मुकम्मल तौर पर जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और उससे भी पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड और लेक्चर्स की वीडियोज़ भी मिल जाएँ। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये आपकी तरफ से हमारे लिए एक एप्रिसिएशन होती है। सो लाइक और कमेंट कर दिया करें। शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक, जो कि है केमिकल बॉन्ड एंड इट्स टाइप्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिकल बॉन्ड, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखिए। द फोर्स विच होल्ड्स टुगेदर टू और मोर एटम्स और आइंस टू फॉर्म अ लार्ज वेराइटी ऑफ कंपाउंड। अब केमिकल बॉन्ड बेसिकली क्या है? ये एक ऐसी फोर्स है, एक ऐसी ताकत है जो कि दो या दो से ज़्यादा एटम या फिर आइंस को होल्ड किए रखती है, ठीक है, उनको थामे रखती है, ताकि क्या किया जा सके, ताकि उनकी मदद से लार्ज वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स जो हैं उनको बनाया जा सके। मतलब बहुत ज़्यादा जो इकसाम हैं कंपाउंड्स की जो हमें देखने को मिलती हैं वो बेसिकली इस केमिकल बॉन्ड की ही वजह से होती हैं। सो अब जो केमिकल बॉन्ड है इसकी टाइप्स को देख लेते हैं। इसकी मेनली 3 ही टाइप्स होती हैं: आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अब अगर इन तीनों ही की बात की जाए तो इनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं कि यहाँ पे इन तीनों टाइप्स को डिस्कस करने के लिए हमारे पास बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ लीविस कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। हम इसी कॉन्सेप्ट की मदद से इन तीनों टाइप्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो शुरू करते हैं आयनिक बॉन्ड से। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखिए। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज आइंस इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। क्या मतलब है इस बात का कि आयनिक बॉन्ड बेसिकली ये एक ऐसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कशिश की एक ऐसी फोर्स है, एक ऐसी ताकत है जो कि दो ऑपोजिटली चार्ज आइंस को आपस में थामे रखती है, होल्ड किए रखती है, ठीक है। अब ऑपोजिटली चार्ज से मुराद है कि अगर एक आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तो दूसरे आयन के ऊपर डेफिनेट सी बात है नेगेटिव चार्ज होगा, और वो जो पॉजिटिव नेगेटिव हैं वो आपस में बॉन्डिंग करेंगे तो तब आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। और इसी आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्ड्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं बॉन्डिंग के अंदर वो बेसिकली वैलेंस शेल से बिलोंग करते हैं। दैट्स वाई इसको इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है। इसके अंदर जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है आयनिक बॉन्ड की दैट इज़ सोडियम क्लोराइड, जो कि एक आयनिक कंपाउंड है क्योंकि इसके अंदर आयनिक बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है। ये आयनिक बॉन्ड्स की मदद से बनता है, इसीलिए इसको आयनिक कंपाउंड कहते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि सोडियम पे पॉजिटिव और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता है। क्लोराइड आयन एंड सोडियम आयन जो है वो मिलके आयनिक बॉन्ड की मदद से इसे आयनिक कंपाउंड की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। अब अगर लिविस थ्योरी की बात की जाए तो लिविस थ्योरी ने जो आयनिक बॉन्ड के बारे में बताया था वो ये था कि आयनिक बॉन्ड जब भी बनता है तो ये बनता कुछ इस तरह से है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका मुकम्मल ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, कंप्लीट ट्रांसफ़र हो जाता है एक इलेक्ट्रॉन का या फिर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स का। होता कहाँ से है? एक एटम से दूसरे एटम तक होता है। अब वो एटम जिसने इलेक्ट्रॉन देना है, ठीक है, ट्रांसफ़र करवाना है, ये उसने बताया कि उसकी आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा लो होगी। अब जिसको देगा, जिस तक पहुँचेगा, उस एटम की जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो हाई हो जाएगी। क्या मतलब है इस बात का? मैं दोबारा से बता देती हूँ कि लिविस थ्योरी ने ये हमें बताया था कि जब भी आयनिक बॉन्ड बनता है तो उसके अंदर एक तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कंप्लीट होता है, दैट मीन्स कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। और दूसरा उसने कहा था कि अब जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होना है तो उसके अंदर होगा क्या कि जो एटम अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है किसी दूसरे एटम को, उसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो लो होगी, और जो ले रहा है, ठीक है, जो दे रहा है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी लो होगी और जो ले रहा है उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हाई होगी।
अब अगर आपने आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का टॉपिक जो उसके लेक्चर्स मैंने दिए हुए हैं आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड किए हुए हैं, अगर आपने वो सुने होंगे तो आपको पता होगा कि बेसिकली इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा एटम जिसके पास इतनी सलाहियत हो, इतनी ताकत हो कि वो किसी दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर ले। तो अब उसके अंदर अट्रैक्ट करने की सलाहियत होगी तभी तो वो लेगा ना। दैट मीन्स कि जिस एटम के पास हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को ले लेगा उस एटम से जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो लो होगी। ठीक है, सो आई होप कि आपको इस लेविस कॉन्सेप्ट की, इस लेविस थ्योरी की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं जो कि अहम हैं, नेसेसरी हैं फॉर दी आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। तो इनको देख लेते हैं। फर्स्ट जो कंडीशन रखी थी अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी वो ये थी कि वो एलिमेंट्स जिन्होंने आयनिक बॉन्ड बनाना है उनके लिए ये लाजिम है कि वो केटाइंस और एनाइंस की फॉर्म में अपेयर हों। अब केटाइंस और एनाइंस की फॉर्म में यहाँ पे वही आयनाइजेशन एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है कि जब एक एटम या एक एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो वो केटाइन बना देगा, और वही इलेक्ट्रॉन जब कोई और एटम गेन कर लेगा तो वो एनाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो गया कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की मदद से यहाँ पे केटाइंस और एनाइंस की फॉर्मेशन हो गई। सो ये पहली कंडीशन थी इसकी जिसमें केटाइंस और एनाइंस का बनना लाजमी करार दिया। उसके अलावा जो सेकंड कंडीशन है दैट इज़ जो एलिमेंट्स हैं ग्रुप फर्स्ट ए और सेकंड ए के, इनकी आयनाइजेशन एनर्जीज लो होती हैं तो ये हमेशा केटाइन बनाएंगे। ठीक है, कभी भी ये एनाइन नहीं बना सकते, ये हमेशा केटाइंस ही बनाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज आइंस बनाएंगे। ठीक है, सो जबकि जो एलिमेंट्स हैं जो कि मौजूद हैं सिक्स्थ ए और सेवन्थ ए ग्रुप के अंदर, इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज़ हाई हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करने की, उसको अट्रैक्ट करने की जो कैपेसिटी है वो सिक्स्थ ए और सेवन्थ ए के पास ज़्यादा है, तो इसी वजह से वो नेगेटिव आयन बनाएंगे बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद वो हमेशा नेगेटिव आयन्स बनाएंगे। सो यहाँ पे ये इसकी सेकंड कंडीशन थी कि जो फर्स्ट डे और सेकंड डे हैं क्योंकि उनकी आयनाइजेशन एनर्जी लो है। ये अभी हमने डिस्कस किया कि लेविस थ्योरी ने ये बताया था कि जब भी आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो उसमें क्या होता है कि एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, तो जो लूज़ करेंगे वो फर्स्ट डे और सेकंड डे से बिलोंग करते होंगे, और जो गेन करेंगे दैट इज़ सिक्स्थ डे एंड सेवन्थ डे। सो यहाँ पे सेकंड कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रही है। देन थर्ड कंडीशन जो रखी गई दैट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस शुड बी यूजुअली मोर देन 1.7। कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा वो 1.7 से ज़्यादा होना चाहिए उन दो एलिमेंट्स के दरमियान जो कि आयनिक बॉन्ड बना रहे हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा होना चाहिए। तो इसको समझने के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। हमने क्योंकि सोडियम क्लोराइड को एज ए एग्जांपल लिया तो हम उसी को डिस्कस करेंगे, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। तो अगर बात की जाए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की तो वो 3 होती है, और अगर सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात की जाए तो वो 0.9 होती है। अगर हम इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकाल लें तो हम ये जानते हैं कि डिफरेंस कैसे लेना होता है, डिफरेंस माइनस कर देते हैं दोनों को। सो 3.0 माइनस 0.9 करेंगे तो 2.1 आ जाता है जो कि 1.7 से ज़्यादा है। दैट मीन्स कि यहाँ पे कंफर्म हो गया कि सोडियम क्लोराइड जो है आयनिक कंपाउंड है। ये हमने कंफर्म किसकी मदद से किया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की मदद से किया। दैट मीन्स कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट है या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है ये हमें किसी भी कंपाउंड के अंदर आयनिक नेचर की परसेंटेज को भी बता सकता है। सो अब परसेंटेज ऑफ आयनिक नेचर इन कंपाउंड हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, वो इस तरह से फाइंड होगी कि अगर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो 1.7 से कम होगा तो उस सूरत के अंदर कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, कभी भी आयनिक बॉन्ड नहीं बनेगा। अगर आयनिक बॉन्ड बनाना है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा होना चाहिए उन दोनों एलिमेंट्स के दरमियान। देन अगर 1.7 ही हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो उस सूरत के अंदर 50% आयनिक एंड 50% कोवलेंट करैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं उस मॉलिक्यूल के अंदर जो वहाँ पे बन रहा होता है। सो आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी।
अब यहाँ से एक और बात पता चलती है और वो ये कि केमिस्ट्री के अंदर कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात करें तो इसके अंदर 72% आयनिक और 28% कोवलेंट करैक्टर होते हैं। मतलब 100 में से अगर 72% आयनिक करैक्टर मौजूद है तो जितना रह जाएगा वो कोवलेंट होगा। इसी तरह सीजियम फ्लोराइड की बात की जाए तो अगर इसके अंदर 92% आयनिक करैक्टर मौजूद है तो जो रिमेनिंग है 8% वो कोवलेंट करैक्टर्स होंगे, ठीक है। सो आई होप कि आपको आयनिक बॉन्ड की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं कोवलेंट बॉन्ड को, जिसे इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड भी कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन को अगर हम देखें तो द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। अब ये एक ऐसा बॉन्ड है जो कि म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब है कि दोनों पार्टिसिपेट करेंगे, दोनों एटम्स जो कि बॉन्ड बना रहे हैं वो दोनों ही अपना अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। जबकि आयनिक बॉन्ड के अंदर एक दे रहा था और दूसरा ले रहा था, एक लूज कर रहा था तो दूसरा गेन कर रहा था। लेकिन कोवलेंट बॉन्ड के अंदर दोनों ही शेयर करेंगे अपना अपना इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पे जो एग्जांपल मैंने ली है दैट इज़ H2 मॉलिक्यूल, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर आप देखें कि दो हाइड्रोजन एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्डिंग के अंदर और दोनों अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनके पास तो होता ही एक एक इलेक्ट्रॉन है, सो यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन ही इन्होंने शेयर किया और शेयर करने के बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम्स है और यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। अब इसको इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड क्यों कहा जाता है? बेसिकली क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर अप होते हैं, दोनों की म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप होते हैं, दैट्स वाई इसे इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड कहा जाता है। अब जब शेयरिंग हो रही होती है तो हर एटम अपना वैलेंस शेल कंप्लीट कर लेता है। अब अपना वैलेंस शेल कैसे कंप्लीट कर लेता है कि देखिए अगर हाइड्रोजन की बात की जाए तो इसके पास तो था ही एक एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब दोनों ने क्या किया कि अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया एक दूसरे के साथ, ठीक है, और अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। इन्होंने कोई ऐसा नहीं हुआ कि एक ने इलेक्ट्रॉन दे दिया और उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और दूसरे ने गेन कर लिया तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि दोनों ही का वैलेंस शेल कंप्लीट है। दैट मीन्स कि अब इस सूरत के अंदर ये क्या कर लेंगे, ये अटेन कर लेंगे, हासिल कर लेंगे नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। नोबल गैसेज बेसिकली इनर्ट गैसेज होती हैं जो कि इतनी ईजीली किसी भी दूसरे एटम के साथ बॉन्डिंग नहीं करती, बल्कि उसके लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं जो कि रिक्वायर्ड होती हैं, वरना नॉर्मल कंडीशंस के अंदर नोबल गैसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इनर्ट होती हैं, ठीक है। देन अगर कोवलेंट बॉन्ड की टाइप्स की बात की जाए तो मेनली इसकी 3 टाइप्स हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अगर पहली टाइप की बात की जाए सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, तो इसके अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो होती है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन पेयर, फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन पेयर। अगर एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होगा म्यूचुअल शेयरिंग से, एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो बनेगा, तो उस सूरत के अंदर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड रिजल्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो क्लोरीन को एज अगर हम एग्जांपल लें तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब 7 इलेक्ट्रॉन्स में से दो दो तो पेयर्स की फॉर्म में मौजूद हैं, एक इलेक्ट्रॉन है जो कि बॉन्डिंग करने के लिए अवेलेबल है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन दोनों क्लोरीन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर करेंगी, शेयर करने के बाद यहाँ पे ये पेयर की फॉर्म में आ जाएंगे और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये बिटवीन 2 एटम्स मौजूद होगा और यहाँ पे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड रिजल्ट हो गया, ठीक है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। देन अगर डबल कोवलेंट बॉन्ड की बात की जाए तो यहाँ पे ये बनता है बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। यहाँ पे पहले जो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड था उसमें दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दिया और एक इलेक्ट्रॉन पेयर की फॉर्मेशन हुई, जबकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होंगे, ठीक है। हर एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देगा और देन जो है वहाँ पे 2 बॉन्ड्स बन जाएंगे जो कि कोवलेंट बॉन्ड होंगे, इसलिए हम इनको डबल कोवलेंट बॉन्ड कह रहे हैं, ठीक है। सो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर ऐसा होता है कि इसके वैलेंस में
6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, तो ये क्या करेगा, जो बाहर वाले 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो आपस में शेयरिंग होगी, ठीक है। दोनों ही ऑक्सीजन के एटम्स, एक ही जैसे एटम्स क्या करेंगे, अपना अपना इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करेंगे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाएगी बिटवीन 2 एटम्स, और यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है उसकी फॉर्मेशन होगी, और डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन की वजह से यहाँ पे जो मॉलिक्यूल बनेगा दैट इज़ O2 ऑक्सीजन। देन अगर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की बात की जाए तो यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग होती है 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स की, मतलब कि 3 इलेक्ट्रॉन पेयर बनेंगे और वो म्यूचुअली शेयर होंगे दोनों एटम्स के दरमियान में, ठीक है। उनकी जो डेंसिटी होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो बिटवीन 2 एटम्स होगी। जबकि हमने सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के अंदर पढ़ा कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो म्यूचुअली शेयर हो रहा था, ठीक है, दोनों के सेंटर में मौजूद था। अब यहाँ पे जो डबल कोवलेंट बॉन्ड के अंदर हमने पढ़ा, वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर थे जो कि दोनों ही जो है वो शेयर कर रहे थे, ठीक है। उसकी भी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो बिटवीन 2 एटम्स थी। अब अगर बात की जाए ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की, तो यहाँ पे क्या होता है कि 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स की फॉर्मेशन होती है, और वो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर जो है दोनों ही एटम शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। उसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बिटवीन 2 एटम्स ही मौजूद होती है, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल की एग्जांपल अगर ली जाए तो नाइट्रोजन क्या कर रहा है कि हम ये जानते हैं कि नाइट्रोजन के वैलेंस के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे जो 3 इलेक्ट्रॉन है, एक नाइट्रोजन वो दे रहा है अपने, और जो दूसरे वाला नाइट्रोजन है वो भी अपने 3 ही इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब दोनों के जो 3 इलेक्ट्रॉन हैं वो पेयर की फॉर्म के अंदर सेंटर में मौजूद हो जाएंगे दोनों एटम्स के, और दोनों ही इनको शेयर करेंगे। अब यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स की फॉर्मेशन हो गई है इनके एटम्स के कंबाइन होने के बाद। अब ये जो एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर है वो एक एक बॉन्ड की फॉर्म में हमने नेक्स्ट शो किया हुआ है, तो यहाँ पे 3 कोवलेंट बॉन्ड हमने बना दी हैं, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड्स जो हैं वो शो हो रहे हैं यहाँ पे आपको। सो ये बेसिकली हुआ क्या है यहाँ पे कि दोनों ही एटम्स जो हैं इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी दोनों ने दिए, और देन जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है इलेक्ट्रॉन पेयर्स की वो भी बिटवीन 2 एटम्स मौजूद है। अब ये तो थी टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ठीक है, कि अगर एक करेगा तो होगा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, 2 करेगा तो डबल, 3 करेगा तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन अब इसकी कुछ और टाइप्स होती हैं जो कि पोलैरिटी की बेस पे होती हैं, ठीक है। पोलैरिटी बेसिकली पोलर से निकला है। पोलर का मतलब होता है पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स होना, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स होना। सो यहाँ पे जो पहली टाइप है दैट इज़ नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर मतलब नाम ही शो कर रहा है कि यहाँ पे कोई ये ऐसा कोवलेंट बॉन्ड है जिसके अंदर पोलैरिटी नहीं होगी, ठीक है, नॉन पोलर होगा, कोई पॉजिटिव नेगेटिव एंड्स मौजूद नहीं होंगे। सो यहाँ पे जो एग्जांपल है दैट इज़ H2 मॉलिक्यूल। यहाँ पे हमने देखा कि दोनों ही हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन देते हैं और कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। सो यहाँ पे दोनों जो हैं इन्होंने अपने अपने वैलेंस को कंप्लीट कर लिया, और यहाँ पे कोई जो है पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस नहीं आ रहे। उसकी वजह क्या है कि दोनों ही अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं हो रहा कि एक ने कम्प्लीटली लूज़ कर दिया हो, कोई इन दोनों में से कोई एक भी एटम अपने इलेक्ट्रॉन को कम्प्लीटली यानी मुकम्मल तौर पे लूज़ नहीं कर रहा, जैसे कि हमने आयनिक बॉन्ड के अंदर पढ़ा था कि वहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफ़र हो जाता है, मुकम्मल तौर पे अपना इलेक्ट्रॉन वो दे देता है। लेकिन कोवलेंट बॉन्ड के अंदर हमने पढ़ा है कि यहाँ पे शेयरिंग होती है, मुकम्मल तौर पे अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देते एटम्स। सो यहाँ पे अब दोनों ने जस्ट शेयर किया है, और शेयर करने के बाद इनके ऊपर कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस नहीं आए। सो ये है हमारे पास नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। देन अगर बात की जाए मीथेन की और कार्बन टेट्राक्लोराइड की, तो ये बेसिकली इनका जो स्ट्रक्चर है, मीथेन का मैंने ओपन करके लिखा हुआ है, कार्बन टेट्राक्लोराइड को भी बिल्कुल इसी तरह से लिखते हैं। अब यहाँ पे ये इनके अंदर जो बॉन्ड्स होते हैं बेसिकली वो पोलर ही होते हैं, लेकिन इनको हम नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो डायपोल्स आते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं। किस तरह से कि अगर जो एक्चुअल स्ट्रक्चर देखा जाए मीथेन का और कार्बन टेट्राक्लोराइड का, तो उसकी जो ज्योमेट्री होती है दैट इज़ बेसिकली टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जितने भी जो डायपोल्स हैं वो आपस में कैंसिल हो रहे होते हैं, ठीक है। सो क्योंकि उनकी कैंसिलेशन हो जाती है दैट्स वाई इनको हम नॉन पोलर कहते हैं। वैसे तो ये पोलर ही बन रहे होते हैं, लेकिन डायपोल्स की कैंसिलेशन की वजह से इनको हम नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स के अंदर स्टडी करते हैं।
नेक्स्ट अगर बात की जाए पोलर कोवलेंट बॉन्ड की, तो यहाँ पे बेसिकली पोल्स बन जाते हैं, पॉजिटिव, पार्शियल और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस आते हैं। कंप्लीट पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस नहीं आते, बल्कि किसी हद तक हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं, इसलिए इनको पार्शियल से शो किया जाता है। अब इसमें जो एग्जांपल है, यहाँ पे वाटर की एग्जांपल मैंने ली है, तो आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर जो है पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है, जबकि दोनों हाइड्रोजन्स के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। बेसिकली यहाँ पे जो पोलैरिटी है वो आती क्यों है, उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वाटर मॉलिक्यूल के अंदर बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, वो इतना ज़्यादा होता है कि जिसकी वजह से यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं। सो यहाँ पे फिर हम कह सकते हैं कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स की फॉर्मेशन हो रही है। सो आई होप कि आपको इसकी यहाँ तक समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, जिसे डेटिव बॉन्ड भी कहा जाता है। अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बेसिकली उस वक्त बनता है जब दो एटम्स अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और फिर वो जो शेयर्ड पेयर है इलेक्ट्रॉन्स का, वो किसी एक की तरफ ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, मतलब हमने पढ़ा कोवलेंट बॉन्ड के अंदर कि जब दोनों एटम्स अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं, तो उस सूरत के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो बिटवीन टू एटम्स मौजूद रहता है। ठीक है, लेकिन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के अंदर क्या होता है, होती इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग ही है इसके अंदर भी, और पेयर जो है वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन से ही बनता है। लेकिन जो वो अब शेयर्ड पेयर है इलेक्ट्रॉन्स का, उसका जो झुकाव है वो एक तरफ ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, किसी एक एटम की तरफ वो ज़्यादा होगा और दूसरे एटम की तरफ कम होगा। सो ये बेसिकली रिजेंबल तो कोवलेंट बॉन्ड से ही करता है, और जब हम इनको स्टडी कर रहे होते हैं आम तौर पे, तो उस वक्त तो इनके दरमियान एज सच हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम डिटेल में जाएं और इसको थोड़ा डीपली स्टडी करें, तो वहाँ पे फिर हमें पता चलता है कि यहाँ पे जो शेयर्ड पेयर है इलेक्ट्रॉन का, वो एक की तरफ ज़रा ज़्यादा है। अब इसकी एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं ताकि हम इसकी मज़ीद समझ आ सके। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन अमोनिया एंड BF3, अमोनिया एंड बोरोन ट्राई फ्लोराइड। सो हम देख लेते हैं कि बेसिकली इनके स्ट्रक्चर्स में किस तरह से बॉन्डिंग होती है। यस, अब आप देखें कि जो अमोनिया का मॉलिक्यूल है, यहाँ पे हम ये जानते हैं कि नाइट्रोजन जो है इसके वैलेंस के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। अब इसके जो 3 इलेक्ट्रॉन हैं वो तो ऑलरेडी बिजी हैं, यूटिलाइज्ड हैं, हाइड्रोजन के साथ बिजी हैं। ठीक है, सो अब रह गया एक पेयर। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स रह गए। अब वो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऐसे ही इसके ऊपर मौजूद हैं। ठीक है, अब जो बोरोन ट्राईफ्लोराइड है ये एज द एक्सेप्टर जो है वो यहाँ पे है, और ये क्या करेगा, ये उस लोन पेयर को जो कि मौजूद है डोनर अमोनिया के ऊपर, उसको ले लेगा। अब क्योंकि जो अमोनिया है उसका नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को, इसलिए इसको डोनर कह रहे हैं, और जो बोरोन ट्राईफ्लोराइड है वो एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए इसको एक्सेप्टर कह रहे हैं हम। अब देखें कि पूरा का पूरा जो लोन पेयर है वो इसने शेयर कर दिया बोरोन तक। तो अब क्या होगा कि इसके नतीजे के अंदर, इस डोनर एक्सेप्टर जो है, इसके नतीजे के अंदर क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी, और उसमें क्या होगा बेसिकली कि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि उसके पास डेफिशिएंसी हो गई है इलेक्ट्रॉन्स की, और जो बोरोन है उसके पास अब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज़्यादा हो गए हैं। पहले वो स्टेबल था, उसको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत नहीं थी, ऑलरेडी उसकी वैलेंसी कंप्लीट थी, लेकिन अब क्या हो गया है, अब उसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्सेस में मौजूद हो गए हैं। दैट्स वाई इसके ऊपर क्या आ गया है, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया है। सो आई होप कि आपको कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, जिसे हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं, इसकी समझ आ गई होगी कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो एक एटम की तरफ ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द सेकेंड वन। आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको आयनिक कोवलेंट और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स की समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके अलावा आप वीडियो पे लाइक और कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं @तालीम ज़ोन। और नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़।